मेरे ससुर ने घर में एक खुफिया कमरा बनवा रखा था, जो घर के बिल्कुल अलग था, एक कोने में बना हुआ था। अगर कोई भी औरत बीमार होती तो मेरे ससुर उसे 10 दिन के लिए उस कमरे में बंद कर देते थे और फिर 10 दिन बाद वह औरत ठीक हो जाती। मैं यह सब देखकर बहुत हैरान होती कि मेरा ससुर तो खुद टीबी का मरीज था, तो फिर वह अपना इलाज क्यों नहीं करता। वह उन औरतों को भी उस कमरे में बंद कर देता है, तो फिर वह खुद भी इस कमरे में क्यों नहीं रह जाता। यह सब बातें मुझे रोज परेशान कर रही थी, लेकिन मैं अब तक खामोशी से कांप लेती थी, क्योंकि मैं अपने घर के माहौल को खराब नहीं करना चाहती थी। लेकिन मेरे अंदर एक पहाड़ बन चुका था, जिसे हल करना मेरे लिए रोज मुश्किल होता जा रहा था। अब फिर थक कर मैंने आज अपने घुटने टेक दिए। आज शाम को जब एक बीमार औरत दरवाजे पर आई तो मैंने उसे बैठने को कहा और अपने ससुर को बुलाने चली गई। मेरा ससुर उस वक्त अपनी साधना में लीन था। मैंने ससुर की साधना खत्म होने का इंतजार किया और वहीं बैठ गई। मेरी सास बाहर बैठी अपने कामों में मसरूफ थी। ससुर ने मुझे देखा तो मैंने कहा कि बाबा, बाहर एक बीमार औरत आई है, आपको पूछ रही है। आ रहा हूँ बेटा, ससुर ने उठते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल आए। मैं भी ससुर के पीछे कमरे से बाहर निकली, लेकिन औरत के पास जाने की बजाय किचन में चली गई। वहां से बाहर का मंजर साफ नजर आ रहा था। मेरा ससुर उस औरत के सामने बैठा, जबकि उसकी औरत की मेरी तरफ पीठ थी। वह मेरे ससुर को कुछ कह रही थी। ससुर हिलाकर उठा और इस औरत को साथ आने का इशारा किया। सहन से गुजरते हुए ससुर घर के उस हिस्से की तरफ गए और उस कमरे का ताला खोलकर उस औरत को अंदर भेज दिया और फिर से ताला लगाकर बाहर आ गए। बाबा, उस औरत को खाना देना है, मैंने ससुर से पूछा तो उन्होंने मुझे नरम नजरों से देखा और नहीं में सिर हिलाकर जरूरी काम का कहकर घर से बाहर चले गए। मैंने उलझन से बंद कमरे को देखा। आखिर ऐसी भी क्या बात है उस कमरे में बीमार औरतें वहां जाकर ठीक हो जाती हैं। और फिर से सास को देखा, जो अभी तक बैठे अपने कामों में मसरूफ थी। सास की मौजूदगी में मैं कभी भी उस कमरे में नहीं जा सकती थी। मुझे रात तक इंतजार करना पड़ेगा। इतने में मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया। मैं कमरे में आ गई। बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं दोबारा उठी और बाहर आ गई। गुजरते हुए मैंने देखा कि दरवाजा खुला तो सामने पति खड़ा था। वह अंदर आए और अपनी माँ के पास बैठ गए। मैं भी पानी लेकर वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। पापा किधर है? ससुर की गैर मौजूदगी को महसूस करते हुए उसने पूछा था। मेरे बोलने से पहले ही मेरी सास बोल उठी, तेरे पापा काम से बाहर गए हैं, मरीज आई है आज इसलिए। अच्छा सही है, हाँ चल तू खाना खा ले, थका हुआ आया है। तभी मेरी सास ने पति से कहा और कमरे में चली गई। पति भी उठता हुआ कमरे में फ्रेश होने चला गया। अब मैं सहन में अकेली बैठी हुई थी। मैंने चारों तरफ सिर उठाकर देखा और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए और घर के उसी हिस्से की तरफ आ गई, लेकिन शायद मेरी किस्मत में आज उस कमरे तक जाना नहीं लिखा था। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जल्दी से अंदर आई और दरवाज़ा खोल दिया। बेटा, इतना वक्त क्यों लगाया दरवाज़ा खोलने में? मेरा ससुर बोला, बाबा कमरे में थे इसलिए पता नहीं चला मुझे, मैंने उनसे कहा था। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, ऐसा करो मुझे एक गिलास पानी पिला दो, ससुर ने कहा। तो मैंने कहा, जी बाबा। मैं सर हिलाते किचन में गई और पानी लेकर ससुर के कमरे में आ गई। मुझे अंदर आता देख सास एकदम से खामोश हुई। मुझे लगा कि वह ससुर से कोई खास बात कर रही थी, जो मेरी मौजूदगी में नहीं हो सकती थी। मैंने गिलास ससुर को दिया और कमरे से बाहर आ गई। सास ससुर से हल्की आवाज़ में फिर से बात करना शुरू हो गई। मुझे अंदाजा हुआ तो मैं दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। सास की आवाज़ इतनी हल्की थी कि मुझे एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आया, लेकिन मेरे जहन में परेशानी बढ़ती जा रही थी। खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए तो मैं भी काम खत्म करती कमरे में आई। पति मोबाइल पर बिजी थे। मैं सोफे पर बैठ गई और उसे गौर से देखा। क्या सब घर के इंसान उस कमरे के बारे में जानते थे, या सिर्फ मैं ही उस कमरे के अंदर के किस्से से अनजान थी? मैं अपनी सोचों में गुम थी। ऐसा क्या देख रही हो? मुझे अपनी तरफ देखता पाकर पति मोबाइल से नजरें उठाकर बोले, एक बात पूछूं आपसे? मैंने हाथों को रगड़ते कहा। तो उसने कहा, हाँ पूछो। आप जानते हैं उस कमरे में क्या होता है?
उस कमरे के बारे में जानते हैं? मेरी बात सुनकर पति ने फिर से मुझे देखा और हंस दिए। उसकी हंसी की वजह नहीं समझ पाई। मैंने कोई मजाक वाली बात तो नहीं की जो आप हंस रही हैं। तुमने बात ही ऐसी की है। मैं हंसूं नहीं तो और क्या करूं? वह हंसी रोकते बोलता है और फिर बोला, कितना बड़ा कमरा है, सबको ही नजर आता है। तुम भी ना अजीब बात करती हो। सर को नहीं मैं हिलाता वह बोला था। अचानक यह कमरा कब से बना हुआ है? मैंने एक और सवाल पूछा तो वह गहरी सांस लेकर बोले कि मैं शहर से बाहर पढ़ने गया था। जब वापस आया तो कमरा बना हुआ था। तो आप कभी भी इस कमरे में गए हैं? नहीं, पापा की इजाज़त नहीं है। अच्छा। पति की बात सुनकर मेरा चेहरा लटक गया। सुबह फिर से औरत मेरे ससुर के पास आई। मैंने उस औरत को एक ही झलक देखी थी। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा भी जर्द हुआ पड़ा था। मुझे लगा कि वह बीमार है। ससुर से बात करने के बाद वह इसी कमरे में चली जाएगी। मैंने कैलेंडर पर हिसाब लगाया तो आज तकरीबन 3 औरतों ने ठीक होकर चले जाना था। इसलिए मैं काम जल्दी खत्म करके सास के पास आकर पलंग पर बैठ गई और खिड़की की तरफ मुंह कर लिया। पास ही ननंद बैठी काम कर रही थी। ए लड़की, खाना पक गया है? मेरी सास ने मुझे बैठा देख कर पूछा। जी माँ, बन गया है। बाकी के सभी सारे काम हो गए हैं। अच्छा ठीक है, काम सारे वक्त पर ख़त्म कर लिया करो। तू जानती है ना, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सास की बात सुनकर सर हिलाती जा रही थी, जबकि मेरी नज़रें अब भी बाहर ही टिकी हुई थी। इतने में मेरा ससुर कमरे से बाहर निकला और घर के पिछले हिस्से की तरफ चला गया। मैं एकदम से चौकन्नी होकर बैठी हुई थी। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर मेरा ससुर अंदर आ गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं यह सब बहुत गौर से देख रही थी। थोड़ी देर बाद मेरा ससुर और तीनों औरतों के साथ कमरे से बाहर निकला और घर के दूसरे दरवाजे से लेकर बाहर चला गया। लेकिन जाते हुए भी मेरा ससुर कमरे को ताला लगाना नहीं भूला था। मैंने गर्दन सीधी की और सास को देखा। सास भी बाहर ही देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। सास को देखकर मुझे हैरानी हुई। भला सास क्यों इतना खुश हो रही है? उसका इसमें क्या कमाल है कि वह इतना खुश हो रही है? वे औरतें उस कमरे में रहने की वजह से ठीक हुई थी। कहीं सास उस कमरे के बारे में तो नहीं जानती थी जो वह इतना खुश हो रही थी। मैंने सोचते हुए ननंद को देखा तो वह अभी भी अपना काम करने में मसरूफ़ थी। मेरा ससुर अभी तक उन औरतों को छोड़कर वापस नहीं आया था। मैंने अपनी सास से पूछा कि जब वह औरतें ठीक हो जाती हैं तो बाबा को कितने पैसे देकर जाती हैं? मेरे ज़हन में आया सवाल किया तो सास का चेहरा उतर गया। एक लम्हे के लिए उनके लब बिल्कुल छिल गए थे। फिर वह रुक कर बोली कि तुम्हारे बाबा को वह दुआएं देकर जाती हैं, बस यही काफ़ी है। मेरी सास काफ़ी होशियार थी। बात को संभालना कोई उनसे सीखे। मैंने हैरानी नज़रों से सास को देखा और सर को हिलाने लगी। मैंने दोबारा से बाहर देखा तो मेरा ससुर घर में दाखिल हो रहा था। इसके चेहरे पर भी अजीब सी चमक थी। मैंने सोच लिया था कि आज रात को हर सूरत उस कमरे तक पहुंचकर ही रहूंगी। इसलिए जैसे ही रात हुई मैं सबके सोने के बाद कमरे से बाहर आई और सहन की तरफ आ गई। लेकिन ससुर को वहां देखकर मेरे होश उड़ गए। उस वक्त वह वहां क्या कर रहे थे? मैं दीवार के साथ चुप कर होकर खड़ी गई और ससुर को देखने लग गई। मेरा ससुर कमरे से बाहर निकल रहा था। वह पूरा पसीने में भीगा हुआ था, जबकि उसकी कमीज के बटन भी टूटे हुए थे। ससुर को उस हालत में देखकर मेरा सर चकरा उठा। यह ससुर का एक गलत राज था जो मुझ पर खुला था। मुझे ठंडे ठंडे पसीने आने लगे। मैंने हाथ से अपना चेहरा साफ किया और ससुर की नज़र पड़ने से पहले ही कमरे में आ गई। मेरा रंग उड़ चुका था। घर में क्या हो रहा था उसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा ना था। लेकिन जो मैंने अब देखा था वह मुझ पर बहुत कुछ असर कर गया था। मैंने एक नज़र सोए हुए पति को देखा। क्या वाकई कुछ भी मालूम ना था उन्हें, या फिर वह भी सिर्फ अनजान बनने का ड्रामा कर रहा था? पति को लेकर भी अब मैं शक में गिरफ्तार हो चुकी थी। मालूम नहीं कौन सच्चा था और कौन झूठा था। अब तो बस दिमाग में यही चल रहा था कि सच खुलकर सामने आ जाए। मुझे रह रह कर एक ही चीज़ परेशान करती थी कि अगर ससुर को टीवी थी तो वह खुद भी तो उस कमरे में रह सकता था, लेकिन वह खुद क्यों नहीं रहता? आखिर क्या माजरा था? लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि कमरे में बंद रहने से कोई औरत सही हो जाए। यही एक बात थी जो मुझे तंग करती और इसी बात की बुनियाद पर मैंने शक करना शुरू किया था। और अब यह हाल था कि ससुर के साथ साथ सास और पति भी शक के दायरे में आ चुके थे।
कहीं यह शक मुझे ही कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैंने सर को झटकाते हुए सोचा। सारी रात मेरी जाग कर गुजर रही थी और अजीबोगरीब किस्से ने मेरी नींद उड़ा दी थी। सुबह मैं दुखते सर को पकड़कर कमरे से बाहर निकली तो मैंने सास को जागते पाया। मेरी सास मुझे ही देख रही थी। मैंने सास को देखकर नमस्ते किया और नाश्ता बनाने आ गई। लड़की, बेहतर है कि तुम अपने काम से काम रखो। कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं, इसके बारे में जानने की या पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। सास की बात सुनकर मेरा सांस अटका था। तो इसका मतलब ससुर ने मुझे देख लिया था। लेकिन कैसे? मैंने तो बहुत समझदारी से काम लिया था। कहीं मेरे पति ने ससुर से बात तो नहीं की मेरे सवालात के बारे में? नहीं, वह क्यों यह बातें अपने माँ बाप से करेंगे? यह हमारे दरमियान की बातें थी। यकीनन बाबा ने ही मुझे देख लिया होगा। अब क्या होगा? कहीं वह मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं उनके बेटे की बीवी हूँ। वह मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। मैंने उसी उलझन के चलते नाश्ता तैयार किया और फिर सबके साथ मज़े पर आकर बैठ गई। मैंने ससुर के रवैये को जानने की कोशिश की तो वह मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगे थे। मैंने सास को देखा तो वह चेहरे पर सख्त गुस्सा लिए बैठी नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। कहीं सास ने ही तो मुझे ससुर के पीछे जाते हुए देख तो नहीं लिया? क्या करूँ अब मैं? कहीं मेरी जासूसी पर सास नज़र न रखना शुरू कर दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं उस कमरे के राज को जानने से महरूम हो जाऊंगी। मुझे कुछ दिन के लिए खुद को काबू में करना पड़ेगा। हाँ, यही ठीक है। मैं प्लेट में चम्मच हिलाते हुए सोच रही थी जब मेरी ननंद ने मेरा कंधा झिंझोड़ा। मैंने उसे देखा तो वह बोली कि भाभी कहाँ गुम है, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मैंने हाँ में सिर हिलाया और नाश्ते पे नज़रें जमा ली। नाश्ते के बाद घर के काम खत्म करके मैं सास के पास बैठ गई। सास का अंदाज़ा मुझे रूखा सूखा लगा। सास का अंदाज़ा मुझे यही लगता कि सिर्फ उन्हें यही मालूम है कि रात को मैं ससुर के पीछे गई। लेकिन मुझे अब यह बात तंग कर रही थी। अगर सास ससुर के बारे में जानती थी कि वह क्या करता है तो फिर उनके साथ क्यों रह रही? मैंने सास को देखकर सोचा था, दिन भर मेरे ज़हन में अलग अलग तरह के सवाल आते रहते। मैंने खुद को बहुत मुश्किल से उस कमरे की तरफ जाने से रोका। शाम को जब मेरा पति घर आया तो ससुर को घर पर ना पाकर माँ से बाबा के बारे में पूछा तो माँ ने कहा कि बाहर गए हैं, काम था कुछ। माँ की बात सुनकर पति ने कहा, लेकिन माँ, तुम जानती हो कि बाबा को पहले ही टीबी है, अगर धूल मिट्टी से उन्हें और खांसी हो गई। पति की बात सुनकर मैं एकदम चौंक सी गई। मुझे ऐसा ख्याल पहले क्यों नहीं आया? मैं कैसे यह बात भूल गई? परेशानी में मैंने सोचा। बड़ी तेजी से कुर्सी से उठती अंदर कमरे में आई और इंटरनेट ऑन करके टीबी के बारे में सर्च किया। टीबी के लक्षण और इलाज के साथ उसका एहतियात लिखी हुई थी। मैंने वह खोलकर देखा तो हर चीज़ मौजूद थी। मैंने फ़ोन बंद करके मेज पर रखा और बिस्तर पर बैठ गई। पति की बातों ने मेरी सोच को एक नया रूप दिया। मेरे ससुर को टीबी काफ़ी देर से थी, लेकिन मैंने एक बार भी उन्हें दवाई लेते खुद से नहीं देखा था। मेरा पति जब भी उनसे दवा का पूछता तो वह कह देते कि मैं खुद ले आया हूँ। तुम काम से देर से आते हो। सोचते सोचते मैं कमरे से बाहर निकली तो बाबा को सामने पलंग पर बैठे देखा। वह बहुत खास रहे थे। उन्होंने रुमाल मुँह पर रखा हुआ था। क्या वाकई मेरे ससुर को टीबी थी? अगर टीबी थी तो वह सावधानी से काम क्यों नहीं लेते? मैंने ससुर को देखते हुए सोचा और फिर ननंद को देखा। वह पानी का गिलास ससुर को पकड़ा रही थी और साथ ही दवा भी निकाल कर दे रही थी। मैंने हैरानी से ससुर को देखा। अभी तो मैं दवाई के बारे में सोच रही थी और अब मेरा ससुर मेरे सामने बैठा दवाई खा रहा था। रात को मैं ननंद के कमरे में गई तो वही किताबों में सर दिए बैठी थी। मुझे देखकर उसने किताबें इकट्ठी की और मुझे बैठने को कहा। कुछ देर तो मैं बैठी ननंद से बातें करती रही। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता बातों का रुख कमरे की तरफ किया। एक बात तो बताओ। जी भाभी पूछे, यह कमरा कब से बना हुआ है? मतलब क्या तुम्हारे सामने बना था? जी भाभी, मेरे सामने ही बना था। बाबा ने यह कमरा इसलिए घर से अलग बनाया था कि घर में कोई भी दाखिल ना हो सके। सही में, मैं ननंद की बात सुनकर कहा और फिर पूछा कि तुमने वह कमरा कभी देखा है? तो उसने कहा कि नहीं, कभी नहीं देखा। बाबा ने सख्ती से मना किया था वहाँ जाने से। अच्छा, कितने बात मानने वाले थे दोनों बहन भाई। बाप ने जाने से मना किया तो फौरन मना हो गई। मैंने दिल में सोचते हुए ननंद को देखा और उसे सोने का कहकर कमरे में आ गई। सहन से गुजरते हुए मैंने एक बार फिर कमरे की तरफ देखा तो मैं ठहर सी गई।
लेकिन फिर सास का ख्याल आते ही मैंने खुद को वहां जाने से रोका और कमरे में आ गई। लेकिन आज की रात ननंद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब मुझे बाहर हलचल महसूस हुई। मैं उठी और पति को देखा, वह सो रहा था। मैंने कमरे से बाहर निकल कर देखा तो ससुर को उस कमरे के बाहर खड़े पाया। ससुर किसी औरत का बाजू दबोचे हुए थे। इतनी दूर से भी, इतने अंधेरे में भी मैं यह देख सकती थी कि वह औरत रो रही थी और नहीं मैं सिर हिला रही थी, जबकि मेरे ससुर के चेहरे पर सख्त अंदाज थे। ससुर ने उस औरत को कमरे की तरफ धकेला और खुद भी अंदर दाखिल होकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। बस बहुत हो गया, मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। अब मुझे वाकई में किसी हालत में भी ससुर के राज के बारे में जानना था, लेकिन यह सब बहुत एहतियात से करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी सास बहुत ज़्यादा होशियार थी। सुबह होते ही मैं सबके उठने से पहले ही उस कमरे के पास गई और सामान रख कर सबके जागने से पहले वापस आ गई। सारा दिन काम करने के बाद जब रात हुई तो सब सो गए, तो मैं मोबाइल लेकर वॉशरूम में आ गई। वहां आकर मैंने मोबाइल ऑन किया। मैं जानती थी ससुर रोज की तरह उस कमरे में जाएंगे। फिलहाल तो अभी तक स्क्रीन काली ही नजर आ रही थी, लेकिन चंद मिनटों बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और कमरे की बत्ती जली। जैसे ही कमरे की लाइट जली, मेरे हाथ से मोबाइल छूटते हुए बचा। मेरा दिल एकदम कांप रहा था। मैंने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला और फिर से मोबाइल की तरफ देखा। मेरी सांस फूलने लगी। मेरे हाथों से निकलता पसीना बार बार मेरे हाथों से मोबाइल को सरका रहा था। मैंने मोबाइल को मजबूती से पकड़ा और आगे देखा। हर चीज़ मेरे सामने थी। मेरा जिस्म हौले हौले कांप रहा था। मैंने हाथ की हथेली से अपनी आंखें रगड़ी और मोबाइल को देखा। आगे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने मोबाइल की स्क्रीन बंद की और वॉशरूम से निकलकर कमरे में आकर बैठ गई। एक कोने पर टिक कर बैठ गई। मेरी आंखें अभी भी भीगी हुई थी। हर चीज़ धोखा थी। वह साधना करते थे और लोगों का मुफ्त इलाज सब झूठ था। सारी रात मैं एक ही पोजीशन में बैठी हर मामले पर गौर करती रही। सच सामने आने के बाद क्या उनकी साधना रद्द होगी? मुझे इसकी बेफिक्र थी, लेकिन एक फैसला मैंने किया था जिससे मेरे रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा, मुझे इसकी भी फिक्र थी। रात होती जा रही थी। एक इंतजार के बाद सुबह सबसे पहले मैंने पुलिस को कॉल की। आज छुट्टी का दिन था, इसलिए सब अभी तक सो रहे थे। चंद मिनटों बाद पुलिस की गाड़ी घर के सामने रुकी तो मेरे ससुर ने बाहर का दरवाज़ा खोला। अचानक से पूरे घर में शोर मच चुका था। कमरे के दरवाजे पर माँ ने जोर जोर से दस्तक दी तो मेरा पति हड़बड़ा कर उठा और मुझे देखा। दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही तुम? मैं नहीं खोलूंगी। मेरे पति उठे और दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मेरी सास मुझे गालियां बकना शुरू हो गई। मेरा पति भी हक्का बक्का खड़ा घर में खड़ी पुलिस को देख रहा था। मैं बिस्तर से उतरी और सास को देखा तो उनको पुलिस कांस्टेबल ने पकड़ रखा था। वह अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती मुझ पर झपटने को तैयार थी। पुलिस ने आगे बढ़कर मुझसे मेरी ननंद का पूछा तो मैंने उसके कमरे की तरफ इशारा किया। पुलिस वहां पहुंची तो मेरी ननंद दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर गई तो मेरी ननंद अंदर बेहोश पड़ी थी। ननंद को अस्पताल पहुंचाकर ससुर और सास को पुलिस वाले लेकर चले गए। ससुर ने अदालत में अपने तमाम जुर्म कबूल कर लिए थे कि किस तरह से वह कॉलेज के लड़कों के साथ मिल करके औरतों को फंसाते और फिर उन्हें किस तरह से धमका कर उस कमरे में ले जाकर उनकी वीडियोज़ बनाकर वह आगे बेचा करते थे। ससुर ने बताया कि उन तमाम औरतों में कुछ बेवा थी जो कि बहुत मजबूर थी और कुछ लड़कियां थी जो पैसों की खातिर वहां आया करती थी। वीडियोस बनाने के बाद मेरा ससुर उन्हें कुछ पैसे देकर भेज दिया करता। मेरी सास भी इस काम में बराबर की हिस्सेदार थी। ससुर ने यह भी बताया कि उससे कोई टीवी नहीं थी। यह सब तो एक बहाना था ताकि किसी का भी उस पर शक न जाए और सबको यही लगे कि वह खुद भी बीमार है। ससुर ने जो भी उन औरतों के साथ किया था उसका अंजाम यह हुआ था कि गिरफ्तारी से एक रात पहले ससुर के साथ काम करने वाले लड़के ने होश में आकर ससुर की बेटी के साथ गलत काम किया था, जिसकी वजह से वह दिमागी तौर पर पागल हो गई थी। ससुर और सास को सजा होने के बाद मैं पति और ननंद को लेकर किसी और शहर आ गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों को एक ऐसा माहौल में परवरिश पाए जहाँ पर उनके दादा दादी के गुनाहों के बारे में हर कोई जानता हो। मेरा पति शुरू शुरू में मुझसे बहुत नाराज रहता,
क्योंकि मैंने उसके माँ बाप को जेल जो पहुंचा दिया था। मैं समझ सकती थी उसकी नाराज़गी की वजह। वो एक बेटा था और माँ बाप या फिर औलाद जैसी भी दोनों एक दूसरे को ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ सब ठीक हो गया। पति ने भी यह बात समझ ली थी कि मैंने जो भी किया वह ठीक किया था।